नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ट्रेड यूनियंस का दावा, 25 करोड़ कर्मचारी बुधवार को हड़ताल पर। बैंक डाकघर में काम बंद रहेगा, परिवहन सेवाएं ठप हो सकती है। जी दोस्तों, बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों का दावा है कि देश भर में बुधवार को 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल दोस्तों, ट्रेड यूनियंस निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स के विरोध में है। ये केंद्र की उन नीतियों का विरोध कर रही है जिन्हें वे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक मानती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ लगाया, भारत उनमें शामिल नहीं। जापान और साउथ कोरिया पर 25% टैक्स, म्यांमार पर 40% टैरिफ 1 अगस्त से होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को सभी प्रभावित देशों को औपचारिक रूप से लेटर भेजकर इस निर्णय की जानकारी दे दी। इस फैसले के तहत कुछ देशों पर 25% तक टैक्स लगा दिया गया है, जबकि कुछ पर 30% से 40% तक का भारी शुल्क लगाया गया है। वहीं दोस्तों, दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं को ट्रंप ने सबसे पहले लेटर भेजा और कहा कि उनके देश से आने वाले सामान पर अब 25% टैक्स लगेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्राजीलिया में मोदी का इंडियन क्लासिकल डांस से हुआ स्वागत। आज ब्राजील के राष्ट्रपति से ट्रेड और डिफेंस पर बात करेंगे, कल नामीबिया जाएंगे। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद मंगलवार को रियो डी जेनेरियो के ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुंचे। यहां पर उनका स्वागत शिव तांडव, स्रोत और भारतीय शास्त्रीय नृत्य से किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, खेती और हेल्थ समेत कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में ओवर एज्ड वाहनों पर लगा फ्यूल बैन हटा, 1 नवंबर से एनसीआर के 5 जिलों में होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की योजना को प्रदेश की सरकार ने अभी के लिए टाल दिया है। अब यह नियम इस साल नवंबर महीने की पहली तारीख से लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही 15 साल पुराने व्हीकल्स पर दिल्ली के साथ ही एनसीआर के 5 जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। पिछले दिनों सख्ती के नियम लागू किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, महामारी ने दिखाया बीमारी को पासपोर्ट की जरूरत नहीं, लोगों और धरती की हेल्थ जुड़ी हुई है, हमें मिलकर धरती को स्वस्थ रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में पर्यावरण, जलवायु सम्मेलन, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोगों और धरती का स्वास्थ्य एक दूसरों से जुड़ा हुआ है। मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने दिखा दिया कि बीमारी किसी पासपोर्ट या वीजा की मोहताज नहीं होती और इसका समाधान भी सबको मिलकर ही निकालना होता है। इसलिए हमें अपने ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए मिलकर कोशिश करनी होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांवड़ रूट पर शराब की दुकानें ढकी जाएंगी, 1 लेन पर सिर्फ कांवड़िए चलेंगे। डीजीपी बोले, पूरे रूट की ड्रोन से निगरानी होगी। जी दोस्तों, 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। यूपी, हरियाणा और दिल्ली से कांवड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे, हरिद्वार और गोमुख से जल उठाएंगे। वहीं 4 करोड़ कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर मेरठ के कमिश्नर ऑफिस में मंगलवार को 4 राज्यों यूपी, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के अफसरों की मीटिंग हुई थी। इसमें यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा और मुख्य सचिव मनोज सिंह मौजूद रहे। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताया कि 11 जुलाई से पूरे कांवड़ रूट की शराब की दुकानों को ढक दिया जाएगा। दुकानें खुलेंगी लेकिन पर्दे से ढकी रहेंगी। पूरे कांवड़ रूट की ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान भी पेश कर दिया, जिसमें कहा गया है कि 10 जुलाई की रात से लागू कर दिया जाएगा इस प्लान को। और इस प्लान के तहत शहर में भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। शहर में 1 लेन केवल कांवड़ियों के लिए और दूसरी लेन छोटे वाहनों के लिए आरक्षित रखी जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 26 दिन बाद आई शुरुआती जांच की रिपोर्ट। AAIB ने सरकार को सौंपी, फाइनल रिपोर्ट में 3 महीने लगेंगे। जी दोस्तों, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अहमदाबाद विमान हादसे के 26 दिन के बाद प्राइमरी जांच रिपोर्ट मंगलवार को केंद्र सरकार को सौंप दी। न्यूज एजेंसी NI के अनुसार प्राइमरी रिपोर्ट शुरुआती जांच में मिले सबूतों और तकनीकी विश्लेषणों के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले 28 जून को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मुरलीधर मोहाल ने बताया था कि विमान हादसे की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है, जिसमें साजिश की संभावना को भी खगाला जा रहा है। वहीं 3 महीने में विस्तृत जांच रिपोर्ट आ सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
अब बिना इंटरनेट के आप भेज सकेंगे मैसेज। जैक डोर्सी ने बना दिया नया मैसेजिंग ऐप बिटचैट, कर दिया लॉन्च, अभी सिर्फ आईफोन के लिए है अवेलेबल। जी हां दोस्तों, ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप बिटचैट लॉन्च किया है। यह ऐप इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी काम करता है, यानी कि यूजर इस ऐप के जरिए एक दूसरे को इंटरनेट के बिना मैसेज भेज सकेंगे। यह प्राइवेसी फोकस्ड मैसेजिंग ऐप पीयर टू पीयर टेक्निक पर बेस्ड है और इसके लिए किसी सेंट्रलाइज्ड सर्वर या फिर फोन नेटवर्क की जरूरत भी नहीं होती है। फिलहाल यह ऐप सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए टेस्ट फ्लाइट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका यूक्रेन को देगा हथियार, डिफेंस मिसाइलें भी होंगी शामिल। ट्रंप बोले रूस से जंग में उसे खुद को बचाना होगा, पिछले हफ्ते सप्लाई रोक दी थी। जी दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह फिर से यूक्रेन को हथियार भेजेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें सेल्फ डिफेंस वाले हथियार ज्यादा होंगे ताकि रूस के खिलाफ जंग में वह खुद का बचाव कर सके। इससे पहले 1 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अमेरिका के हथियार भंडार में कमी आने के बाद यूक्रेन को दिए जाने वाले कुछ हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मराठी भाषा विवाद, ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन, मंत्री सरनाईक के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का विरोध, एमएनएस नेता कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठी को लेकर विवाद के बीच ठाणे के भायंदर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने प्रदर्शन किया। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और स्थानीय विधायक प्रताप बाबूराव सरनाईक वहां पहुंचे। इससे एमएनएस कार्यकर्ता भड़के और उनका विरोध किया। इससे पहले मंगलवार सुबह पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के ठाणे पालघर प्रमुख अविनाश जाधव समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में होटलों की चेकिंग के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, मेरठ आए डीजीपी राजीव कृष्णा ने दिखाई सख्ती। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ में कमिश्नरी सभागार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के संदर्भ में बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा और प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह मौजूद रहे। बैठक में डीजीपी राजीव कृष्णा ने स्पष्ट तौर पर उन लोगों के प्रति सख्ती दिखाई है जो होटलों और ढाबों में चेकिंग को अंजाम दे रहे हैं। यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कोई समूह किसी दुकान या ढाबे पर चेक नहीं करेगा, उसके लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है। अलग अलग राज्यों के अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अलग अलग स्थान पर अलग भीड़ बढ़ती है, तो इसको लेकर अधिकारियों को अपडेट किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश के खिलाफ जहर उगलने वालों की अब खैर नहीं, डिजिटल स्ट्राइक के तहत हो रहा है एक्शन। जी हां दोस्तों, भारत में अब सिर्फ सरहद पर ही दुश्मनों को नहीं रोका जा रहा, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी रोकने की मुहिम छेड़ दी गई है और ये हो रहा है। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन डिजिटल स्ट्राइक देश के खिलाफ जहर उगलने, नफरत फैलाने और आतंक का प्रोपोगेंडा करने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दूसरी खुफिया एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही है। इनमें सिर्फ भारत के अंदर के लोग ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, चीन, खालिस्तान समर्थक गुट, आईएसआईएस के प्रचारक और विदेश में बैठे गैंगस्टर तक शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका ने बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाया, भारत को होगा फायदा। कपड़ा कंपनियों को अमेरिका में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा, शेयर 8% तक चढ़े। जी दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर में 8% तक की तेजी आई। ऐसा इसलिए क्योंकि 35% टैरिफ से बांग्लादेश की निर्यात लागत बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी। इसका फायदा भारत को मिल सकता है। अमेरिकी बाजार में भारत अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू, सिर्फ राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा, पहले दूसरे राज्य की महिलाओं को भी मिलता था। जी दोस्तों, बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, पहले दूसरे राज्य की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था, अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को फायदा मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही 43 एजेंडों पर भी मोहर लगा दी गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। छांगुर बाबा की 3 करोड़ की कोठी पर चल गया बुलडोजर, 20 कमरे और हाल ढहाए। योगी बोले ऐसी सजा देंगे लोग याद रखेंगे। जी दोस्तों, यूपी में धर्म परिवर्तन के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई हुई। बलरामपुर में 40 कमरों वाली उसकी आलिशान कोठी पर 9 बुलडोजर चलाए गए। शाम 5 बजे तक कोठी के 20 कमरे और 40 फीट लंबे और इतने ही चौड़े हॉल को ढहा दिया गया। अब बुधवार सुबह 10 बजे फिर से कमरे तोड़े जाएंगे। कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल है। इनमें 40 कमरों वाले हिस्से को अवैध बताया गया।
गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का हुआ एक्सीडेंट, आई गंभीर चोटें, काफिले की गाड़ियों में हुई थी आपस में टक्कर। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्य शिक्षा मंत्री गुलाब देवी मंगलवार को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब उनका काफिला दिल्ली से बिजनौर की ओर जा रहा था। काफिले की कई गाड़ियां पिलकुआ कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर आपस में टकरा गई। हादसे के दौरान गुलाब देवी जिस गाड़ी में सवार थी वह भी टक्कर की चपेट में आ गई। दुर्घटना में मंत्री को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनके साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों और अन्य वाहन सवारों को भी चोटें आने की सूचना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 270 अंक ऊपर 83,713 पर बंद हुआ। निफ्टी 61 अंक चढ़ा। बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में तेजी, फार्मा और हेल्थ केयर में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 270 अंक से ज्यादा चढ़कर 83,713 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 61 अंकों की तेजी रही। यह 25,523 पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में आज तेजी रही, जबकि निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 27 में तेजी रही। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में कोटक बैंक, इटरनल और एशियन पेंट्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाइटन, डॉक्टर रेड्डी और बजाज ऑटो रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ड्रीम लाइनर सबसे सुरक्षित विमान, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर संसदीय समिति में एयर इंडिया का जवाब। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया ने संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक सेवा समिति पीएससी को सौंपे गए अपने जवाब में अहमदाबाद में 12 जून को हुए AI-171 विमान दुर्घटना में शामिल बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर का बचाव किया और इसे सबसे सुरक्षित विमानों में से एक बताया। एयरलाइन कंपनी ने पीएससी को बताया कि वर्तमान में विश्व भर में 1000 से अधिक ड्रीम लाइनर विमान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एयरलाइन कंपनी का बचाव पीएससी की बैठक के दौरान आया, जो मूल रूप से एयरपोर्ट पर चार्ज लगाने पर चर्चा करने के लिए निर्धारित थी, लेकिन 12 जून की दुर्घटना के कारण यह एक तनावपूर्ण सत्र में बदल गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सोना 600 रुपए महंगा होकर 97,195 पर पहुंचा। चांदी की कीमत 1,169 रुपए बढ़ी। इस साल सोना 28% तो चांदी 25% हो चुकी है महंगी। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज तेजी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 599 रुपए बढ़कर 97,195 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एक दिन पहले इसका दाम 96,596 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों बात करें 20 कैरेट सोने की, तो 20 कैरेट सोना 88,982 रुपए और 18 कैरेट सोना 72,857 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। दूसरी ओर दोस्तों चांदी की कीमत आज 1159 रुपए बढ़कर 1,07,690 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। एक दिन पहले इसकी कीमत 1,06,531 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, सोने और चांदी की कीमतों को कम रखने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। तीसरी मंजिल की ग्रिल से लटकी बच्ची, पड़ोसी ने बचाया। बच्ची को घर में बंद करके मां बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी। जी हां दोस्तों, पुणे में मंगलवार सुबह 4 साल की एक बच्ची बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की ग्रिल में फंसकर लटक गई। बच्ची की मां उसे गलती से घर में बंद करके बड़ी बेटी को स्कूल बस तक छोड़ने गई थी। घर में बंद बच्ची खेलते खेलते खिड़की के पास पहुंच गई और ग्रिल से बाहर लटक गई। इसका सिर ग्रिल में अटक गया। उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक फायर फाइटर ने बच्ची को लटकते देखा और तेजी से तीसरी मंजिल पर पहुंचे। इसके बाद में उसको बचाया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। घरेलू वेज थाली जून में 8% सस्ती हुई। आलू, प्याज और टमाटर के दाम घटने का असर। नॉन वेज थाली की कीमत में भी 6% की गिरावट आई। जी दोस्तों, भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत जून में 8% घटकर 27.10 रुपए की हो गई है। पिछले साल जून 2024 में वेज थाली की कीमत 29.40 रुपए थी। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसिल ने अपनी फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी है। वैसे दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी 29 रुपए या फिर 30 रुपए की थाली खाई है? आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की रिपोर्टें वास्तविकता से जुड़ी हुई है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
ओवैसी बोले, भारतीय मुस्लिम नागरिक नहीं बंधक है, हमें पाकिस्तानी रोहिंग्या कहा जाता। रिजिजू ने कहा था अल्पसंख्यकों को ज्यादा सुविधाएं मिलती है। जी दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं है, हम बंधक हैं। अगवा कर बांग्लादेश में फेंक दिया जाना क्या संरक्षण है? दरअसल दोस्तों, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर लिखा था कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता का हुआ निधन, जोधपुर में होगा अंतिम संस्कार, पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार। जी दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। हाल ही में उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें जोधपुर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जोधपुर एम्स के मुताबिक मंगलवार सुबह 11:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे मूलतः पाली जिले के जीवंत कला निवासी थे और बाद में परिवार के साथ जोधपुर में बस गए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क की राजनीतिक पार्टी का फाइनेंस संभालेंगे भारतीय मूल के वैभव, टेस्ला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने, सुंदर पिचाई से 12 गुना ज्यादा कमाई। जी दोस्तों, भारतीय मूल के वैभव तनेजा को एलन मस्क के नए राजनीतिक दल अमेरिका पार्टी का ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यानी अब वे एलन मस्क की पार्टी के फाइनेंस की जिम्मेदारी संभालेंगे। वैभव टेस्ला के CFO भी हैं। वे कमाई के मामले में गूगल के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को पीछे छोड़ चुके हैं। दरअसल दोस्तों, 2017 में वे टेस्ला से जुड़े। यहाँ उन्होंने असिस्टेंट कॉर्पोरेट कंट्रोलर फिर चीफ आउटिंग ऑफिसर का पद संभाला। वे टेस्ला इंडिया के डायरेक्टर भी हैं और भारत में कंपनी के विस्तार की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लॉर्ड्स टेस्ट में बुमराह की वापसी तय, सुंदर की जगह शार्दुल को मौका संभव, इंग्लैंड से आर्चर और एटिंग्स खेल सकते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेली जा रही एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी 1-1 की बराबरी पर है। भारत ने बर्मिंघम टेस्ट को 336 रन से जीतकर वापसी की। इससे पहले भारत को लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने 5 विकेट से हराया था। 5 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला अब 10 से 14 जुलाई तक खेला जाएगा। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले इस मैदान की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, लेकिन पिछले महीने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के आखिरी 3 दिन बैटर्स को भी मदद मिली थी। अब दोस्तों, इसी को देखते हुए लॉर्ड्स टेस्ट में बुमराह की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा सुंदर की जगह शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। बात करें इंग्लैंड की टीम की, तो इंग्लैंड की टीम में भी परिवर्तन हो सकता है और आर्चर के साथ ही एटकिंसन को मौका मिल सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी को मिलेगी सैटेलाइट, आकाशीय बिजली गिरने से पहले भेजेगी अलर्ट, योगी और इसरो चीफ के बीच हुई बातचीत। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बहुत होती है। हाल ही में प्रयागराज में तो एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई थी। बीते 3-4 सालों का रिकॉर्ड बताता है कि साल भर में औसत 300 लोगों की मौत बिजली गिरने से हो रही है। ऐसी घटनाओं से जानमाल के नुकसान को कम कैसे किया जाए, इस पर यूपी की योगी सरकार मंथन कर रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने सोमवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान यूपी के लिए एक अलग सैटेलाइट की संभावनाओं, रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल और डेवलपमेंट में अंतरिक्ष विज्ञान के सहयोग पर लंबी बातचीत हुई। ये मुलाकात करीब आधे घंटे की रही। इस दौरान यूपी के विज्ञापन और प्रौद्योगिकी विभाग के सीनियर अफसर भी साथ रहे। नेपाल चीन बॉर्डर पर भोटे कोशी नदी में आ गई बाढ़, 12 नेपाली 6 चीनी लापता, दोनों देशों को जोड़ने वाला मिटेरी ब्रिज और कई गाड़ियां बही। जी दोस्तों, नेपाल चीन बॉर्डर पर भोटे कोशी नदी में मंगलवार सुबह करीब 3 बजे अचानक बाढ़ आ गई। इसमें 18 लोग लापता हैं, जिनमें 12 नेपाली के साथ ही 6 चीनी नागरिक भी शामिल हैं। 12 नेपालियों में 3 पुलिसकर्मी और 9 आम नागरिक शामिल हैं। दोस्तों, बाढ़ में नेपाल को चीन से जोड़ने वाला मेन पुल मिटेरी ब्रिज ढह गया। मिटेरी ब्रिज से चीन नेपाल के बीच रोजाना लाखों रुपए का व्यापार होता था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश में अब तक 254 mm बारिश हुई, 15% ज्यादा। एमपी में पुल टूटने से कार बही, 4 की मौत। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ मार्ग हो गया बंद। दोस्तों, देश भर में दक्षिण पश्चिमी मानसून जमकर बरस रहे हैं। मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 15% ज्यादा बारिश हो चुकी है। इस समय तक 221.6 mm बारिश होनी थी, लेकिन 254 mm बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बालाघाट, मंडला, सिवनी, इटारसी और कटनी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीते 6 दिन में
बारिश के चलते 14 लोगों की मौत हुई, जबकि 28 लोग लापता हैं। हालांकि अब मौसम सामान्य हो गया है। वहीं उत्तराखंड के पीपलकोडी में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया। देहरादून में घरों में पानी घुस गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।